हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर गाइस आपका ये 3rd है। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर गाइस ये 3rd है। और इस चैप्टर का गाइस बता दूं ये पार्ट 3rd है। इस पे ऑलरेडी मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पहले आप उन दोनों पार्ट को देखना, तभी आप इस 3rd पार्ट को समझ पाओगे। तो इस चैप्टर का केवल नाम ही बदला है। न्यू नेम जो है गाइस वो इसका ये है, सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत। ठीक है, पुराना नाम यही था। जैसे आप देख सकते हो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। तो 3rd पार्ट के अंदर गाइस हम उन टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में रह गए हैं। एक बार यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा आपको दोबारा से रिकॉल करना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे। यहाँ पे गाइस हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से समाज चलता था, विवाह किस तरीके से होते थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुष की स्थिति क्या थी, गोत्र प्रणाली किस तरीके से अस्तित्व में आई, वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो इस टाइम पीरियड में गाइस हम केवल सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और इसका अध्ययन करने के लिए गाइस हम किसका सहारा ले रहे हैं? महाभारत का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि महाभारत की जो रचना है लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास की गई है। ठीक है, महाभारत में केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि इस टाइम पीरियड में जो समाज में सामाजिक नीति नियम, ठीक है, रीति रिवाज प्रचलित थे, उनको भी जो है इसके अंदर पिरोया गया है। समझ में आ गया? यहाँ से अब बात कर लेते हैं मुख्य बिंदु में कि हम इसमें कौन से टॉपिक पे बात करेंगे जो बचे हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि महाभारत ऑलरेडी क्या है, हम पढ़ चुके हैं इसकी रचना किसने की। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य सामाजिक व्यवस्था में पितृवंशीय व्यवस्था पढ़ चुके हैं, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र पढ़ चुके हैं, किस तरीके से विवाह होते थे, गोत्र प्रणाली क्या थी, हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सेकंड पार्ट में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, चंडाल किन्हें कहा जाता था, हीन दृष्टि से इन्हें देखा जाता था, इनके मुख्य कार्य क्या थे, हम पढ़ चुके हैं। समाज में संपत्ति अर्जित कौन कर सकता था, कौन नहीं कर सकता था, मैंने आपको बताया ना कि स्त्रियां जो थी वो केवल स्त्री धन रख सकती थी जो उन्हें विवाह उपहार में मिलता था विवाह के दौरान। अब 3rd पार्ट के अंदर गाइस हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं अपने कि महाभारत के रचयिता कौन थे और इसको कब से कब तक लिखा गया ये हम देखेंगे, और इसे गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे। इसको देखने से पहले गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं एक और टॉपिक आपको बताना चाहूंगा, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि इतिहासकार कभी भी किसी इतिहास का निर्माण करते हैं तो वो इतिहास का निर्माण करते समय किसी ग्रंथ को जब पढ़ते हैं तो किन किन चीजों का गाइस वो वहाँ पे ध्यान रखते हैं, उस टॉपिक को भी हम देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से गाइस जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ना कि महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो चलो हम अपना 3rd पार्ट शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। यहाँ पे मैंने लिखा है सामाजिक विषमताओं को जानने की कहानी। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं करा है ये जान लो आप सबसे पहले। इसमें भाई केवल आपको इस टाइम पीरियड में जो समाज में भिन्नताएं, सामाजिक विषमताएं शुरू हो रही थी उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। जैसे सूत पिटक से कहानी ली गई है जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें यह बताया गया एक मिथ्य है कि कैसे जो था प्रारंभ में मनुष्य जितनी जरूरत होती थी उतना ही खाते थे, उसके बाद जो था धीरे धीरे मनुष्य कपटी होने लगा, धीरे धीरे समाज में व्यवस्था पनपने लगी और क्या हुआ, विषमताएं बढ़ने लगी। तो यहाँ पे केवल एक कहानी आपको दे रखी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या वाले टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये वाला है यहाँ से हम जिसके बारे में बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। इसको पढ़ने से पहले ना आप सबसे पहले समझ लो कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर गाइस हम ये देखेंगे कि जब भी इतिहासकार किसी भी चीज का, किसी भी ग्रंथ का, किसी इतिहास का निर्माण करने के लिए अध्ययन करना शुरू करते हैं, कोई भी चीज उन्हें मिलती है, जैसे मान के चलो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उन्होंने लिखा या किसी साम्राज्य के बारे में लिखा, ये इतने से इतने टाइम पीरियड में अस्तित्व में था, यहाँ पे इस तरीके के कार्य होते थे। तो किसी भी चीज का गाइस जब वो निर्माण करते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं, तो आपको पता है 2 स्रोतों का सहारा लेते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं गाइस साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में पुरानी चीजें आ जाती हैं, तो गाइस जब वो इन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, इन स्रोतों से जानकारी जुटाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, ताकि एक अच्छा इतिहास, सटीक इतिहास वो बना पाए, तो इन चीजों को पढ़ते हुए, इन चीजों का सहारा लेते हुए किन किन चीजों का वो ध्यान रखते हैं, ये आपको यहाँ पे जानना है कि इतिहासकार कभी भी किसी ग्रंथ का विषय वस्तु को इतिहास के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं वो आपको जानना है। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके से भी कि इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं।
ठीक है, तो क्या ध्यान रखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि भाषा का ध्यान, कि जब भी वो किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं देखते हैं कि उसमें भाषा कौन सी है, कि ग्रंथ में भाषा जो है किस भाषा में लिखा गया है, जैसे पाली, प्राकृतिक या संस्कृत में। अगर पाली, प्राकृतिक या तमिल में होगा तो सिंपल सी बात है ये आम लोगों की भाषा है, जिससे क्या कर सकते थे, आसानी से बहुत सारे लोग समझ सकते थे। तो इस आधार पे वो थोड़ा सा डिसीजन ले लेते हैं। और दूसरा, अगर कोई उन्हें ग्रंथ मिला जिसके अंदर केवल संस्कृत भाषा है, तो उससे क्या अंदाजा लगता है उन्हें कि ये जो था किसी ब्राह्मणों द्वारा या पुरोहितों द्वारा ही यूज में लाई जाती थी, मतलब समाज के बहुत कम ही लोग जो था इस ग्रंथ को पढ़ सकते थे। तो इस तरीके से वो छवि बनाते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन करके जो है कुछ स्रोतों के माध्यम से वो इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या वो देखते हैं कि ग्रंथ का प्रकार देखते हैं कि ग्रंथ जो है क्या वो कथा ग्रंथ है या केवल एक वो मंत्र ग्रंथ है। कथा ग्रंथ क्या होता है, एक स्टोरी मान लीजिए जिसको आम लोग पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रंथ था जिसे आम लोग या पढ़ सुन सकते थे, या केवल कोई ऐसा मंत्र ग्रंथ था जिसे अनुष्ठानकर्ता द्वारा ही पढ़ा या सुनाया जा सकता था या गाया जा सकता था। ये सारी चीजों का कौन इतिहासकार ध्यान रखते हैं। ठीक है, कभी भी इतिहास का निर्माण करते हैं, कोई उन्हें ग्रंथ मिलता है तो, क्योंकि गाइस इन्हीं से गाइस वो क्या होते हैं, बहुत सारी चीजों का वो अंदाजा लगा पाते हैं। अगर कोई कथा ग्रंथ है, सिंपल सी बात है, उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि बहुत सारे लोग समाज में जो था इनको पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, उन्हें आजादी थी। जबकि कोई मंत्र ग्रंथ होगा तो सिंपल सी बात है वो किसी पुरोहित या पंडितों द्वारा ही गाया जाता होगा, समाज के अन्य लोग नहीं इसे पढ़ सकते होंगे, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रही होगी वहां पे। ठीक है, रचयिता का ध्यान रखते हैं कि जो भी इसकी जिसने भी इसकी रचना की है वो कौन था, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसको जान लेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता चल जाएगी, और इस ग्रंथ को लिखने के पीछे उसका क्या दृष्टिकोण था। और ऐसा भी नहीं होता गाइस कि इतिहासकार जब भी किसी रचयिता को जान भी लेते हैं कि इस ग्रंथ की रचना इसने की, जो भी उसने लिखा उसको सब कुछ सच मान लें, नहीं भाई, वो उस चीज की भी परख करते हैं कि उसने अगर ये लिखा है तो उसके पीछे क्या कारण थे जो उसके अंदर उसने ये बातें लिखी है, क्यों इस चीज का वो अध्ययन करते हैं, क्यों इतनी पड़ताल करते हैं। क्योंकि गाइस मैंने आपको अगर सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा हरिशेन वाला, जो हरिशेन है समुद्रगुप्त के राजकवि, तो वो क्या करते हैं, केवल अपने राजाओं की प्रशंसा को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे प्रशस्ति पत्र में लिखते हैं जिसमें केवल राजा की अच्छाइयां ही दिखाई जाती है। अगर राजा कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसकी बुराइयों को वो जो है राजकवि नहीं लिख सकता चाहकर भी। ठीक है, तो इतिहासकार यही जानने का प्रयास करते हैं कि उसने ये लिखा तो क्यों लिखा, इसके पीछे क्या कारण थे, क्योंकि रचयिता की सारी बातों को सटीक नहीं मान सकते। क्योंकि क्या करते हैं, बहुत सारे राजकवि जो होते हैं, अन्य लोग जो होते हैं, अपने राजा महाराजों के बड़े जो उनके लोग होते हैं उनकी वो बातों को बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, और श्रोताओं का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी ग्रंथ लिखा गया है तो श्रोताओं की क्या डिमांड थी। अगर मान के चलो कोई मूवी भी आ रही है तो भाई मूवी की समाज में डिमांड है, हमारी सोसाइटी में, तभी तो आ रही है ना। अगर श्रोताओं की डिमांड का पता चल जाएगा तो हम जो है उसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ये चीज ध्यान में रखी जाती है। और रचना काल का ध्यान रखा जाता है कि मतलब कब से कब तक जो है इस ग्रंथ को लिखा गया, जैसे 100 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 100 ईस्वी के मध्य लिखा गया। तो इस तरीके से रचना काल भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि रचना काल अगर ध्यान में रखेंगे तो हम एक एग्जैक्ट इतिहास का निर्माण कर पाएंगे। और रचना भूमि का ध्यान रखा जाता है कि इस इतिहास, ये जो ग्रंथ खंड हमें पाया गया है, जो भी साहित्यिक स्रोत मिला है, वो कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, वहाँ की स्थिति कैसी थी, उससे भी बहुत सारी चीजों को अंदाजा लगाकर इतिहासकार जो है इतिहास का निर्माण करते समय बहुत सारी चीजों को उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ से केवल आपको यही समझना है कि जब भी इतिहासकार कोई ग्रंथ का यूज करते हैं इतिहास का निर्माण करने के लिए, तो उसमें वो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। ये आपका मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, कि वो भाषा का ध्यान रखते हैं। अगर कोई ऐसी भाषा है तमिल, प्राकृतिक या पाली, तो उससे वो समझ जाते हैं कि बहुत सारे लोग इस ग्रंथ को पढ़ सकते थे, समाज में अन्य लोगों को भी छूट थी। अगर संस्कृति भाषा तो क्या है कि समाज के अन्य लोगों को पढ़ना वर्जित था, क्योंकि संस्कृत क्या हर लोग नहीं पढ़ पाते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, ग्रंथों का प्रकार देखा जाता है कि कोई कथा ग्रंथ है या मंत्र ग्रंथ है। कथा है तो सिंपल सी बात है, उसको बहुत सारे लोग पढ़ सुन सकते थे, समाज में लोगों को छूट थी उसकी। रचयिता का ध्यान रखा जाता है कि उसने कोई चीज लिखी तो क्यों लिखी, इसके पीछे कारण ढूंढे जाते हैं ताकि एग्जैक्ट नॉलेज दी जा सके। श्रोताओं का ध्यान रखा जाता है, रचना काल का ध्यान रखा जाता है, और रचना भूमि का ध्यान रखा जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गाइस इतिहासकार क्या करते हैं, किसी भी ग्रंथ को क्या करते हैं, किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु को इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैंने आपको बता दी कि इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना था। आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब चल लेते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है भाषा और विषय वस्तु। इसमें आपको ये बताने का प्रयास किया गया कि महाभारत को कैसे हम 2 पार्ट्स के अंदर बांट के देख लेते हैं और उसकी रचना कौन सी भाषा में की गई थी। तो महाभारत की रचना जो थी संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, कौन सी भाषा में की गई थी, संस्कृत भाषा में। और ये जो संस्कृत भाषा थी वेदों
और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषा से भी गाइस क्या थी, काफी ज्यादा सरल थी। अगर ऐसी भाषा में महाभारत की रचना की गई तो सिंपल से इससे मतलब क्या निकलता है कि महाभारत को अधिकांश लोग पढ़ सकते थे, उसको इतना इजी बनाया गया था। ठीक है, और इतिहासकारों के अनुसार महाभारत को 2 भागों में बांटा जाता है। और इतिहासकारों के अनुसार जो है 2 भागों में कौन से बांटा गया, तो एक आख्यान है और एक क्या है, उपदेशात्मक है। अब आख्यान में क्या बताया गया, इसमें केवल और केवल कहानियों का वर्णन किया गया। मान के चलो ये महाभारत है, उसके 2 हिस्से कर दिए गए। एक हिस्से में क्या है, केवल कहानियां ही कहानियां हैं, और दूसरा हिस्सा जो है उपदेशात्मक, इसमें सामाजिक आचार व्यवहार के नियमों का वर्णन मिलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि महाभारत में ऐसा नहीं है केवल युद्ध का वर्णन है, बल्कि इस टाइम पीरियड में जब ये रची गई है उस टाइम पीरियड में समाज में क्या क्या नियम प्रचलित थे उसका भी जो है इसके अंदर लेखा जोखा शामिल किया गया है। ठीक है, और आख्यान की कुछ कहानियों में भी समाज के लिए सबक या शिक्षा निहित है। आपको पता है कि कोई भी स्टोरी अगर हमें दी जाती है, पढ़ने के लिए सुनाई जाती है, तो उससे कोई ना कोई शिक्षा हमें जरूर मिलती है। तो ऐसा नहीं है कहानियां जो वर्णित है उसमें केवल कुछ हमें सीखने को नहीं मिलता, बल्कि उसमें भी हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। और अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार महाभारत प्रारंभ में केवल एक नाटकीय कथा थी, एक स्टोरी टाइप थी। ठीक है, और उपदेशात्मक शिक्षा वाले जो खंड थे उसमें बाद में जोड़े गए थे, जिनसे हमें शिक्षा मिलती है महाभारत को पढ़ के। ऐसी जो चीजें थी वो महाभारत में जोड़ी गई थी। यहाँ से केवल आपको ये याद रखना है कि महाभारत की जो रचना थी सरल संस्कृत भाषा में की गई थी, और इसे 2 भागों में बांटकर हम देखते हैं, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। आख्यान में केवल कहानियां वर्णित हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उपदेशात्मक में जो उस टाइम पीरियड में समाज में आचार व्यवहार से संबंधित नियम प्रचलित थे उनका वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के उधर। ये है आपका लेखक, एक या अनेक और तिथियां, यानी कि महाभारत किसी एक व्यक्ति ने की थी या अनेक व्यक्तियों ने की थी और कब से कब तक की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो गाइस मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ही बता दिया था ऑलरेडी कि महाभारत की रचना जो थी 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य की गई थी, यानी कि 1000 वर्ष का इसमें समय लगा था। और जिससे हम ये सिद्ध कर पाए थे कि इसकी रचना जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों ने की थी, क्योंकि 1000 सालों तक कोई भी व्यक्ति नहीं जी सकता है। ठीक है, तो ये बात तो हमें वहीं सिद्ध हो गई थी। और भी ऐसे कौन कौन से कारण है जिनसे हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि महाभारत की रचना करने वाले अनेक रचयिता थे। तो नहीं, महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक की गई है, लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, और मूल महाभारत की रचना जो थी भारसारथी द्वारा की गई थी। भारसारथी कौन थे, जो युद्ध में जाया करते थे और युद्ध के दौरान जो घटित घटनाएं होती थी उनका लेखा जोखा करते थे। और ये जो लिखते थे गाइस, इनकी जो लिखावट होती थी, इनकी इस रचना को मौखिक रूप से एक दूसरे को जो था प्रेषित किया जाता था। मतलब एक दूसरे को जो भी ये लिखते थे, युद्ध के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी बातें क्या करते थे, एक दूसरे को मौखिक रूप से आगे तक सुनाते थे। प्रारंभ में महाभारत इस तरीके से मौखिक रूप से प्रसारित की जाती थी। ठीक है, जो भारसारथी लिखते थे। तो मूल महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, भारसारथी ही माने जाते हैं। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ब्राह्मणों द्वारा इस कथा के निर्माण की जो थी प्रक्रिया शुरू कर ली गई। मतलब क्या हुआ, जो महाभारत स्टार्टिंग में मौखिक रूप से एक दूसरे को संप्रेषित की जा रही है, उसे क्या हुआ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ब्राह्मणों ने लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई कि महाभारत के रचयिता एक नहीं है बल्कि अनेक है। प्रारंभ में कौन थे, भारसारथी थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने स्थान ले लिया इसको रचना करने का। ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक इस ग्रंथ की रचना काल का एक और नया चरण सामने आया। मतलब एक और चेंज आया इसकी लिखावट में। ठीक है, जब मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण यानी कि उपदेशात्मक टॉपिक को भी इसमें जोड़ दिया गया। मैंने आपको बताया था ना कि मनुस्मृति जो एक ब्राह्मणी ग्रंथ है और उसकी भी बहुत सारी बातें जो इसके अंदर शामिल कर ली गई थी। इस वजह से क्या हुआ, महाभारत की रचना और ज्यादा लंबे समय तक होती रही। प्रारंभ में महाभारत में 10,000 श्लोक थे, ऐसा माना जाता है। लगभग 8,880 श्लोक थे। अगर आप नेट पे गूगल पे देखोगे तो 8,880 दिखेंगे, लेकिन आपको 10,000 ही मान के चलना है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिनकी संख्या बढ़कर क्या है 1 लाख तक पहुंच गई है। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर श्लोक बढ़ रहे हैं तो उसकी रचना किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं की होगी, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति समय दर समय आए जिन्होंने क्या करा, इन श्लोकों को जो था इसमें बढ़ाया। और इस प्रकार वेद व्यास जी को महाभारत का साहित्यिक लेखक माना जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, मूल जो महाभारत थी किसने लिखी, वो भारसारथी द्वारा लिखी गई। फिर उसको एक साहित्यिक रूप, एक प्रॉपर रूप जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था, वेद व्यास जी द्वारा दिया गया था, ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सके। और 1919 में क्या हुआ गाइस, वी.एक्स सूतकांकर जो कि एक संस्कृत विद्वान थे, महाभारत का पुणे ठीक है समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया, जिसे पूरा करने में क्या हुआ गाइस, लगभग 47 वर्षों का समय लगा था। तो कितने सारे व्यक्ति इसकी रचना में शामिल हुए आप देख सकते हैं। पहले भारसारथी थे, फिर ब्राह्मण लोग आए, फिर मनुस्मृति से बहुत सारी चीजें ली गई। ठीक है,
वेद व्यास ने भी गाइस क्या हुआ, इसको साहित्यिक रूप प्रदान किया। फिर वीएफ सूतकांकर ने बहुत सारी चीजों को एडिट किया, जो गलत थी उनको हटाया और एक ऐसा रूप दिया जिससे क्या हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो पढ़ते हुए। इस तरीके से उसको क्या करा, उसका समालोचनात्मक संस्करण तैयार कर दिया। तो कितने सारे व्यक्ति ने जो थी गाइस की रचना करी थी। इन सभी बातों से गाइस हम इस बात को सिद्ध कर पाते हैं कि महाभारत की जो रचना थी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि अनेकों व्यक्ति द्वारा की गई थी। और इसकी तिथि भी जो है कोई एक नहीं है कि हम कह दें कि महाभारत की रचना जो थी 1000 ईसा पूर्व में की गई थी, नहीं, बल्कि 500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईस्वी के मध्य जो थी ये इसकी रचना 1000 वर्षों तक चलती रही थी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि महाभारत की रचना जो है एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई थी। अब ये जो आपका सुदृश्य की खोज वाला एक और आपकी बुक में टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी गाइस कोई क्वेश्चन नहीं आता है सुदृश्यता की खोज वाला बीबी लाल के बारे में जो आप पढ़ोगे, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कोई यहाँ से नहीं आता। लेकिन जो द्रौपदी का गाइस विवाह वाला एक पैसेज होगा यहाँ पे, अगर आप अपनी बुक खोल के देखोगे सुदृश्य की खोज के बाद आप देखने को मिलेगा द्रौपदी का विवाह। अब मैंने पैसेज नहीं लगाया गाइस, मैं थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे लगाना। ठीक है, तो आप सुदृश्य वाली जो खोज का गाइस पैसेज है इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार पैसेज से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गाइस महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का। ये 4 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, गतिशील का मतलब है कि समय दर समय कैसे रची गई, इस बात की हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि इसकी रचना जो है गाइस 1000 वर्षों तक होती रही है, जो इस बात का हमें प्रमाण देती है। सिंपल सी बात है, इसकी रचना जो है एक टाइम पीरियड में नहीं बल्कि लगभग जो हजारों वर्षों के दौरान की गई है, जिससे हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ है। मतलब समय दर समय क्या है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इसकी रचनाएं जो है की गई है। संस्कृत भाषा के अलावा महाभारत का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में भी किया जा चुका है, जैसे अंग्रेजी में, तमिल भाषा में भी जो है ये लिखी जा चुकी है। जी बिल्कुल, अगर आपको अंग्रेजी में महाभारत पढ़नी है तो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ऐसी अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ, जिनका खास लोगों के मध्य प्रसार हुआ, समय के साथ साथ महाकाव्य में समाहित कर ली गई थी। मतलब बहुत सारी कहानियां, मैंने आपको बताया ना कि आख्यान जो इसका पार्ट है, महाभारत को हम जो 2 पार्टों में बांट रहे हैं, तो आख्यान पार्ट के अंदर कहानी है, तो बहुत सारी कहानियां भी इसके अंदर समय के साथ साथ जोड़ी गई, जिस बात से क्या सिद्ध हो रहा है कि महाभारत एक गतिशील है, इसको हमेशा एक गति मिलती रही है निर्माण में। ठीक है, और इस महाकाव्य की मुख्य कथा की भी कई बार पुनर्व्याख्या की गई है। मतलब जो मूल महाभारत है उसको भी कई बार जो है पुनर्व्याख्या उसकी दोबारा से रचना की गई है। और इसके प्रसंगों को मूर्तिकला तथा चित्रकला में भी दर्शाया गया है, जैसे कृष्ण को कई बार दिखाया जाता है। ठीक है, अन्य पात्रों को, जो महाभारत के पात्र थे उनको कई मूर्तिकला और चित्रकला के माध्यम से दर्शाया जाता है, मंदिरों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। प्रारंभ में इसमें जो था 8800 श्लोक थे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 10,000 भी मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप गूगल पे या कहीं पे देखोगे विकिपीडिया पे तो आपको 8800 ही दिखेंगे। ठीक है, बुक का मान के चलना तो चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रारंभ में जो था 8800 श्लोक थे, जिनकी संख्या बढ़कर आज क्या है 1 लाख तक पहुंच चुकी है। तो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर श्लोक बढ़ते ही गए हैं जिस महाकाव्य के अंदर, तो उसकी रचना जो है समय दर समय हुई है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें समय दर समय जोड़ी गई है। इसी बात से हम ये बात को सिद्ध कर सकते हैं कि महाभारत जो है गतिशील ग्रंथ है। और इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, जिसकी रचना काफी लंबे समय अर्थात 1000 वर्ष तक की गई और समय दर समय इसमें नई नई चीजों का जो था समावेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि महाभारत को हम गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो था प्रारंभ में 8800 श्लोक थे, जिनकी संख्या बढ़ती चली गई और उसकी बहुत बार पुनर्व्याख्या भी की गई और उसका बहुत भाषा में अनुवाद भी किया गया है। ठीक है, और बहुत सारी समय दर समय इसके अंदर कहानियां भी जोड़ी गई है, ये आपको समझाना है। और इन सारी बातों को लिखने के बाद आप ये सिद्ध कर सकते हो कि महाभारत जो है गतिशील काव्य या महाकाव्य महाग्रंथ है। ठीक है, तो ये 4 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बहुत बार इस चैप्टर से आ जाता है 4 नंबर के अंदर, तो आपको ये याद रखना है जहां जहां से मैंने आपको बताया है। और जो 2 टॉपिक मैंने आपको नहीं बताए, सुदृश्यता वाला, ठीक है, सुदृश्यता की खोज और एक सामाजिक विषमताओं की कहानी, भाई उसमें ना सिर्फ आपको उदाहरण दे रखा, दोबारा बता रहा हूँ, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए मैंने नहीं बताया। चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। वीडियो में कहीं पे कोई भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज आप उससे पूछ लीजिएगा कमेंट में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा गाइस। जहां से मैंने पैसेज बताया द्रौपदी का विवाह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।